नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स में स्वागत है। मित्रों, हम लोग लास्ट लेक्चर में ये देख चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी कैसे क्या चलता है बातचीत उसमें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एक्सलरेशन पे। ठीक है, जो लोग 10th में मौज मस्ती की है, 9th में मौज मस्ती की है, उनके लिए थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ कि आपको समझने में तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए आज ये टॉपिक पर। अपना टॉपिक क्या कौन सा है अभी के लिए? एक्सलरेशन है। ठीक है, एक्सलरेशन का क्या मतलब होता है कि पर सेकेंड आपका स्पीड कितना बढ़ रहा है, दैट इज़ एक्सलरेशन। ठीक है, मान लीजिए कि हम इधर एक्सलरेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड लिख लेते हैं और यहाँ पर टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें भी डायरेक्शन आता है और इसमें मैग्नीट्यूड आता है, दोनों ही चीज़ आता है। मतलब कि अगर वेलोसिटी सेम है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बस वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो उसको भी हम लोग मान के चलते हैं कि एक्सलरेटेड मोशन है वो भी। ठीक है, मान लीजिए अभी जीरो पर क्या था, वेलोसिटी भी जीरो था, एक्सलरेशन भी जीरो था। ठीक है, अभी t इक्वल टू 1 पर क्या होगा कि वेलोसिटी दो से बढ़ा। ठीक है, t इक्वल टू 2 पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी 4 हो रहा है। t इक्वल टू 3 पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी 6 हो रहा है। 4 पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी 8 हो रहा है। अब देखेंगे कि हर सेकंड पे दो मीटर पर सेकंड स्पीड या वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सलेशन क्या है, कांस्टेंट है और ये दो के स्पीड, ये दो से बढ़ रहा है। तो कहने क्या मतलब है कि इसको आप जैसे अगर हमको एक्सलेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सलेशन का डेफिनेशन पहले क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर आपको एक्सलेशन कैलकुलेट करना हो तो क्या करते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये पहला से आखिरी लीजिए, तो 8 माइनस जीरो, 8 माइनस जीरो, और टाइम कितना है 4 माइनस जीरो, 4 माइनस जीरो, चेंज इन टाइम 4 ये आ गया। इसको क्या हो जाएगा, 8/4 इक्वल्स टू 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, माने 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। इससे इसका क्या, अगर ये अब इसका अगर यूनिट देखेंगे तो क्या निकल के आता है, ये मीटर पर सेकेंड ऊपर में है, नीचे में सेकेंड है, तो क्या आ जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है, इसका यूनिट आ जाता है। ठीक, एक चीज़ तो ये हुआ। ठीक है, इसमें दूसरा चीज़ क्या है कि जब हम एक्सलरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सलरेशन कांस्टेंट हो। कांस्टेंट कहने का मतलब ये देख रहे हैं ना, ये दो के ही स्पीड से बढ़ रहा था यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए एक्सलरेशन कितना था, 2 था। हो सकता है कि ये अगले सेकंड में ये 5 हो गया हो, ये 10 हो गया हो, ये 20 हो गया हो, तो यहाँ पे ही चेंज आ जाएगा कि यहाँ पर ये पहले सेकंड में 2 का चेंज आया था, दूसरे सेकंड में 3 का चेंज आएगा, तीसरे सेकंड में ये 10 हो गया था ना, 10 हो गया था, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया, 5 का। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट नहीं आया, मतलब कि ये यूनिफॉर्म एक्सलरेशन नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सलरेशन नहीं है, ये इंक्रीजिंग एक्सलरेशन है। ठीक, अब इसमें जो पॉइंट्स है वो देखते चलते हैं और जो जहाँ पर चीज़ बताने का आएगा वो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आइए। अब इसमें पढ़ लीजिएगा कि गैलीलियो को भी ये दिक्कत आया था इनिशियली, जब वो लोग ये स्टडी कर रहे थे इस चीज़ पे, तो हम ये नहीं समझ पा रहे थे वो लोग कि टाइम के हिसाब से चेंज करें या फिर डिस्टेंस के हिसाब से चेंज करें स्पीड को। लेकिन अल्टीमेटली क्या निकल के आया, टाइम के हिसाब से ही चेंज करना चाहिए, या पढ़ कर देखिएगा समझ में आ जाएगा। गैलीलियो महाशय जो थे उनको बहुत दिक्कत आया था इस चीज़ में। ठीक है ना, तो इसमें पहला टॉपिक क्या है, एवरेज एक्सलरेशन। एवरेज एक्सलरेशन क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, स्पीड मान लीजिए जीरो पर कितना था हमारा, जीरो जब टाइम 1 2 3 4, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा टाइम है। अभी जो मैंने लिखा है वो टाइम है, ये क्या है, टाइम है। अभी वेलोसिटी कितना था, जीरो पे जीरो था, 1 पे रख लेते हैं 2 था, 2 पे क्या था 5 था, 3 पे क्या था 10 था, ठीक है, 4 पे क्या था 20 रख लेते हैं, वही जो हम देख रहे थे वही देख लेते हैं। अभी इसमें क्या है कि ये इंक्रीज़ हो रहा है ना, यहाँ पर एक्सलरेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। एक्सलरेशन कितना था, यहाँ पर 2 का था, यहाँ पर 3 का था, फिर यहाँ पर 5 का था और यहाँ पर 10 का था। ठीक है, मतलब आप करके देख सकते हैं इन दोनों में, उसको 20 - 10 ऊपर आ जाएगा, 4 - 3 कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 4 - 3 1 होता है, 20 - 10 10 होता है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से यहाँ इस चौथे सेकंड में एक्सलरेट हुआ है। ठीक, ये समझ में आता है। अब हमको ये पूछ रहा है कि एवरेज एक्सलरेशन, तो एवरेज एक्सलरेशन के लिए ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए आप कि 20 - 0 अपॉन 4 - 0 इक्वल टू
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 5 के हिसाब से एक्सलेट हुआ एवरेज। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस था, ये वाला जो था चीज़ इंस्टेंटेनियस था, क्योंकि ये डेटा दिया हुआ है इसलिए दिया हुआ, मतलब ये पता चलता है। इंस्टेंटेनियस पर आते हैं, अगले टॉपिक पे है, मतलब नेक्स्ट लेवल, मतलब जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आएगा हमारे पास। अभी के लिए आप ये समझिए कि आपको जब ऐसा दिया हुआ है कि एक्सेलरेटेड मोशन दिया हुआ है, इसमें अब ये नहीं है कि कांस्टेंट कुछ एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो उस केस में अगर हमको एवरेज निकालना है तो ऐसे एवरेज निकल जाएगा। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एवरेज भी वही आएगा। ठीक है ना, 50 बच्चे थे, 50 बच्चे का अगर 100 मार्क्स आ जाता है तो एवरेज भी 100 ही होगा, राइट। तो कांस्टेंट अगर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वही आपका एवरेज भी आएगा। लेकिन वैल्यू अगर चेंज हो रही है तब हमको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी करना पड़ता है, जितनी ऑकरेंसेज हैं उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो उस केस में आपको एवरेज पता चलता है। एवरेज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की बात हो गई। बाकी यूनिट हम देख चुके हैं, यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। अभी हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट वाला जो लास्ट पार्ट हमने देखा था, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब बात की थी, तो वहाँ पर क्या देखा था कि पोजीशन और टाइम का हमारा कर्व था, पोजीशन इज एक्स। और शायद मैंने जब पढ़ा था 10th लेवल पे या उसके आसपास 11th लेवल पे, तो मैं इसको एस पढ़ता था। ठीक है, जैसे फॉर्मूला आता था ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पर एक्स बोला गया, तो हम लोग उसको एक्स ही लेके चलते हैं ताकि थोड़ा सिंक बना रहे, कन्फ्यूज़न ना हो कहीं पर। ठीक है, तो एस को नहीं लेके यूज़ करेंगे, एक्स यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये हमारा पोजीशन इधर था, पोजीशन टाइम ग्राफ था ये। ठीक, इस पर जो कर्व था, इस पर कैसा कर्व था, इस पर जो टेंजेंट मूव कर रहा था, मान लेते हैं ये टेंजेंट मूव कर रहा था। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको क्या दे रहा था, वहाँ पर वेलोसिटी दे रहा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा था। उससे हमने ये बात किया था ना कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है उसको जब हम क्या कहते हैं, उसको टाइम को टेंड्स टू 0 कर देते हैं तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देता था। ठीक है, तो इस केस में भी वही है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है उसमें अगर टाइम हम टेंड्स टू 0 कर देंगे तो हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसमें क्या बोला गया है कि ऑन प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वहाँ पर हमने क्या बनाया था कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे, ये पोजीशन नहीं बनाएंगे। पोजीशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जब बनेगा, ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो होगा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अभी यहाँ पर क्या था कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन कहने का क्या मतलब है कि अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, जब क्रॉसिंग पॉइंट है, यहाँ पर तो इंस्टेंटेनियस वाली बात थी ना, जो टच करके निकल रहा था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, वो टच करके निकल रहा था, वहाँ पर इंस्टेंटेनियस की बात हो रही थी। एवरेज निकालने के लिए क्या था कि इन दोनों पॉइंट का जो स्लोप आएगा दैट इज एवरेज वेलोसिटी वहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही चीज़ एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो बोला गया है द एवरेज एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स कोरेस्पॉन्डिंग टू v2 t2 एंड v1 t1। तो ये क्या हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा, इधर से आप करेंगे तो यहाँ पे v2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये v1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा t1, यहाँ पे आ जाएगा अब t2। अब इसका आप स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप निकलते से ही आपको पता चल जाएगा कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। यही जब v2 और t2 का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो हमको क्या दे देता है, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देता है। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा वैल्यू अलग हो गया है, डायमेंशन अलग हो गया है। ठीक, कॉन्सेप्ट वही लगेगा यहाँ भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात शुरू हो गई। इसमें क्या किया गया, चेंज इन वेलोसिटी। अभी हम लोग कर्व देख के बात कर चुके हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में बात किया, तो वैसे ही कुछ यहाँ भी बातचीत हो रही है, बस चीज़ें बदल गई हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, जिसमें टाइम जो है टेंड्स टू 0 होगा, तो वेलोसिटी का जो एकदम जीरो टाइप का जो टाइम होगा ना, उस टाइम पर जो वेलोसिटी होगा वो उसका इंस्टेंटेनियस डिवाइड करके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाता है। तो dv/dt जो है डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट है, वो हमको वेलोसिटी का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमको एक्सेलरेशन दे देता है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ वही चीज़, द एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द vt कर्व एट दैट इंस्टेंट, कि जिस इंस्टेंट पर आपको चाहिए उस इंस्टेंट पर आप टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए, वही आपका ये हो जाता है, वैल्यू हो जाता है।
ठीक है, यहाँ पे वही यहाँ पे ये बोला गया, ये भी हम बात कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो भी अपना वेक्टर क्वांटिटी है और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो अपने को चेंज इन एक्सेलरेशन बताता है। अब वेलोसिटी चेंज दो कारण से हो सकता है, एक तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए और दूसरा डायरेक्शन चेंज हो जाए। यहाँ पर स्पीड की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग देखते हैं। ठीक है मित्रों, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है, ये आगे काफ़ी काम आएगा, एक लाइन, एक सेकेंड, ठीक है। टू पॉइंट फोर कौन सा है दोस्त? ओके, आते। एक चीज़ यहाँ पर ये बोला गया है कि हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे किस चीज़ पे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, मतलब एक्सेलरेशन फिक्स होगा, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ये देखिए आप एक बार, लाइक वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का क्या कॉन्सेप्ट है, ये जब हम ये ग्राफ अभी देखेंगे 5 मिनट बाद तो यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू वेलोसिटी की तरह नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विथ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन आर शोन इन 2.4 ए बी एंड सी। 2.4 ए बी एंड सी कहाँ गया बॉयस? गलत बोला क्या? 2.4 नहीं लिखना चाहिए ना इसको, ये 2.2 होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा कहाँ चला गया वो। 2.2 ABC में जो दिया है ना आपको, ये दिया हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है फॉर मोशन विथ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। अभी इस ग्राफ से आप समझिए कि हो क्या रहा है, इसमें टाइम बढ़ रहा है इधर की ओर और हम देख रहे हैं कि एक्स पर डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ये थोड़ा मतलब ग्राफ अलग टाइप का, ये ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए था, है ना। तो हम देख रहे हैं कि पर सेकेंड जो है, जो डिस्टेंस कवर्ड है वो बढ़ता जा रहा है, राइट, पर सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हर सेकंड पर अगर आपका डिस्टेंस कवरिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, राइट। वेलोसिटी इंक्रीज होगा तभी तो पर सेकंड आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस जो कवर किया आपने, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ से हमको पता चलता है? इस ग्राफ से पता चलता है कि पर सेकंड जो है वो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जा रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, क्लियर है ये बात। दूसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, ये थोड़ा मतलब अलग टाइप का कर्व है, ऐसा मतलब बनना नहीं चाहिए था, बट अब कुछ कर नहीं सकते उसका, ये कुछ ऐसा आना चाहिए था। अब जैसे ये इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा और जब ये नीचे आ रहा तभी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है, लेकिन ये ऐसा होगा। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन का ये एग्जांपल ऐसा नहीं बनता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल ऐसा बनेगा। ठीक है, तो पर सेकंड आप देखेंगे, ये देखिए इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था और यहाँ पर देखेंगे तो इतना ही सा डिस्टेंस कवर कर रहा है। इससे हमको क्या पता चलता है कि पर सेकंड जो है वेलोसिटी जो है वो गिरता जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस गिरता जा रहा है, मतलब अगर पर सेकंड पहले सेकंड पे आपने 10 मीटर कवर किया और दूसरे सेकंड पर आपने 5 ही मीटर कवर किया, मतलब आपका स्पीड गिरा होगा। स्पीड गिरा होगा मतलब आप डी एक्सेलरेट कर रहे होंगे। ठीक है, आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाया होगा, इसीलिए इसको बोला गया है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तीसरा क्या है कि तीसरा में पर सेकंड जो है आपका डिस्टेंस सेम हो रहा है। ठीक है, मतलब पहले सेकंड में आपने 5 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में भी 5 कवर किया, तीसरे सेकंड में भी 5 कवर किया, चौथे में भी 5 मीटर कवर किया, चौथे सेकंड में भी, मतलब कि हर सेकंड पर आप उतना ही ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, या फिर जीरो बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज ना करे, ये सब आइडियल केसेस की बातें हो रही हैं, आप ट्रक बस से रिलेट मत कीजिएगा, मैं आपको रिलेट करके भी बताऊँगा कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका पहला वेलोसिटी अगर मान लीजिए 2 था, 2 और टाइम 1 2 3 4, ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 टाइम 4 - 1 इक्वल्स टू 0/3 इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। 0 को भी कांस्टेंट तो बोल ही सकते हैं, ठीक है ना।
ये आपको समझ में आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने का है, ठीक है, एक चीज़ क्या समझने का है, अब इसमें आप ये पढ़ लीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वही सब बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये समझने का है कि आप ये गौर किए होंगे कि जिनको गाड़ी चलाना आता हो या किसी ने देखा हो गाड़ी चलाते हुए किसी को, या बाइक चलाते हुए देखा हो, तो आप देखते होंगे कि आपने अगर एक्सीलेटर प्रेस किया हुआ है, एक्सीलेटर प्रेस किया हुआ है और स्पीड देखेंगे कि 70 से ऊपर जा नहीं रहा है, ठीक है, ना आगे कर रहे हैं एक्सीलेटर ना पीछे कर रहे हैं एक्सीलेटर, बस प्रेस किया हुआ है और गाड़ी की स्पीड 70 पे है, तो कायदे से तो आप कांस्टेंट एक्सीलरेट कर रहे हैं, कुछ तो आप दबाए हुए मतलब एक्सीलरेट कर रहे हैं, जीरो तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है। फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजिट फोर्स है, हमने 9th के इसमें पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन जो फोर्स जो है, 10th में भी शायद पढ़ा होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो जब गाड़ी आगे मूव कर रही है तो एक फोर्स उसकी तरफ पीछे की ओर लग रहा है, ठीक है, तो वो एक्सलरेशन जो उसको लेके जाता हर सेकंड पे ऊपर की ओर, उसकी स्पीड को ऊपर की ओर, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, आपका फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है, मास तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्सलरेशन कितना है, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर रख लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल चलते हैं क्योंकि बस में तो किलोमीटर में ही बात होता है ना, बस ट्रक में 10 किलोमीटर पर आवर एक्सलरेशन है, ठीक है, आवर नहीं होगा, आवर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे से टाइम का तो स्क्वायर चलता है ना, तो 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर जो है यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर अपॉन आवर, ठीक है, 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर का स्पीड जो है वो बढ़ा रहे हैं। थोड़ा ये अब सुनने में आवर स्क्वायर थोड़ा सुनने में अटपटा हो जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड ही रखते हैं, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आपने एक्सलरेशन दबा के रखा हुआ है, एक्सलेटर दबा के रखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड जो है पर सेकंड बढ़ना चाहिए स्पीड, यानी कि मास इंटू 10 की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आपने एक्सलेटर दाब के रखा हुआ, क्योंकि आपने एक्सलेटर तो प्रेस किया हुआ है, तो क्या होगा, उससे वैल्यू बढ़नी चाहिए उसकी, तो इतना जो फोर्स जो है आप ट्रक पे लगा रहे हैं एक्सलेटर प्रेस करके, लेकिन स्पीड फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो ये फोर्स जा कहाँ रहा है, उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन पिक्चर में आ रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन जब हम आइडियल केस लेते हैं कि भाई फ्रिक्शन नहीं है, तब अगर आप एक्सलेटर प्रेस करके रखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि स्पीड बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये 4 ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, इस ग्राफ को मैं बहुत रीडिंग का काम आप कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ ये ग्राफ क्या है। पहले तो आप देख सकते हैं कि चारों ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम का कर्व है, ठीक है ना, चारों ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी और टाइम का है, चारों ग्राफ, ठीक है। अब आप ये समझिए कि हम क्या करेंगे कि पॉइंट 0 लेंगे, समझते चलिएगा, बहुत मतलब जितना इजी हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये 0 पॉइंट है, इधर निगेटिव साइड है और इधर पॉजिटिव साइड है, मतलब कि अगर आप इधर की ओर मूव करते हैं तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, आप इधर की ओर मूव करते हैं तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स निगेटिव डायरेक्शन, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपकी जो कार है वो यहाँ पर है, कार जो है यहाँ पर है, इधर की ओर मूव किया है ना, ये कार आपकी इधर की ओर मूव किया और स्पीड इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और टाइम तो खैर इंक्रीज होता ही है, ठीक है। तो टाइम के इंक्रीज के साथ वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाता है अपना पहला कर्व, ठीक है। तो थोड़ा और इसको मैं बेहतर बनाता हूँ, मैं पॉइंट से ही दिखा रहा हूँ आपको, आप पॉइंट मान के चलिए, एक पॉइंट है ये, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, छोटा, ठीक है, ये पॉइंट है जो मूव कर रहा है। हमने पहला लेक्चर में देखा था ना कि हम पॉइंट यही मान के चलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, इधर की ओर मूव कर रही है, ठीक, इधर की मूव कर रही है, इसका वेलोसिटी इनिशियली v0 था, ठीक है, और यहाँ पहुँच गया ये, और अभी भी इधर मूव कर रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है। टाइम यहाँ पर क्या था,
कि जीरो टाइम था, टाइम इक्वल्स टू 0 था, और यहाँ पर टाइम इक्वल्स टू t है। ठीक, तो टाइम जो इंक्रीज कर रहा है 0 1 2 3 अप टू t तक गया होगा, तो टाइम इंक्रीज के साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, वो भी किस डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक, तो इसका कर्व हो जाता है ये वाला, कि आप ये देखिए ऐसा बनाएंगे आप, वेलोसिटी भी ऊपर की ओर जा रही है, ठीक, इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक्सलरेशन जो है इसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में अगर उसका अगर एक्सलरेशन का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब कि एक्सलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है। तो इससे ये पता चलता है कि एक्सलरेशन इसी डायरेक्शन में है, यानी कि एक्सलरेशन पॉजिटिव एक्सलरेशन है। ठीक है, तो पहला केस में क्या है, हमको पॉजिटिव एक्सलरेशन मिलता है। ठीक, चलिए दूसरे केस में क्या होता है कि v0 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा था। सेम केस लेते हैं, अभी इसको एक्सलरेशन हटाइए। ठीक है, टाइम है, v0 की स्पीड इनिशियल स्पीड था और फाइनल स्पीड v था। 2 बार v लिख दिया क्या, 2 बार v लिखा हुआ। फाइनल स्पीड क्या था, v था। नाउ v0 इज ग्रेटर देन v, मतलब कि स्पीड जो है वो यहाँ पर v0 जो है वो ज़्यादा था, मान लेते हैं ये 5 था और यहाँ पर 2 हो गए। अभी भी 0 नहीं हुआ, 0 आगे जाके हो जाएगा, लेकिन अभी 0 नहीं हुआ है, लेकिन घट रहा है। गाड़ी इधर मूव कर रही है, ठीक है, गाड़ी किधर मूव कर रही है, गाड़ी इधर मूव कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रही है। टाइम के साथ गाड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी गिरती जा रही है। वेलोसिटी गिर रही है मतलब क्या है, ठीक है, फ्रिक्शन की अभी बात नहीं होगी क्योंकि ये आइडल केस की सारे बात हम आइडल केस में करेंगे। ठीक है, तो मतलब यही हो गया कि इस पर कुछ फोर्स एक इधर की ओर लग रहा होगा, कोई तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा ना, जो उसके स्पीड को गिरा रहा है। तो उसके स्पीड को कौन सा फोर्स गिरा रहा है, उस केस में यहाँ पर एक्सलरेशन, डी एक्सलरेशन की बात होती है या निगेटिव एक्सलरेशन की बात होती है, यानी कि एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि निगेटिव एक्सलरेशन है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सलरेशन था। ठीक है, पहले वाले केस में क्या था, v0 वॉज लेस देन v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा था, और दूसरे केस में इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा था, फाइनल वेलोसिटी कम था। अगर वो पहली केस में बढ़ा है तो उसमें एक्सलरेशन उसी डायरेक्शन में रहा होगा, दूसरे केस में स्पीड अगर घटा है तो एक्सलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि निगेटिव एक्सलरेशन होगा। इतना क्लियर है आपको? ठीक, चलिए ये 2 केस पहले वाले हो गए। अब आ जाइए थर्ड केस पे। थर्ड केस में क्या बोल रहा है कि इस पे जो है वो -v0 लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है, -v0। अब -v0 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि इस पे जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जो माइनस डायरेक्शन है ना, उसकी तरफ अगर वेलोसिटी लग रही है, तो वेलोसिटी है लगी हुई है, तो ये हाँ नेगेटिव साइड की तरफ वेलोसिटी लगी हुई है ना, नेगेटिव डायरेक्शन, इस साइड को नेगेटिव डायरेक्शन माना है। नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ अगर वेलोसिटी लगी हुई है तो वेलोसिटी का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। ठीक है, स्पीड होता तो सिर्फ s होता, लेकिन चूंकि वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी इस नेगेटिव डायरेक्शन में थी, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव वैल्यू है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, ये यहाँ से सामान यहाँ पहुँच गया, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है कि ये सामान यहाँ पहुँच गया, और इसमें क्या हो रहा है कि -v होगा, क्योंकि अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रही है गाड़ी। ठीक है, अब ये देखा जाए कि -v इज ग्रेटर देन -v0। ठीक है, तो दोनों माइनस है, मतलब कि अब इसका डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा हो जाएगा, नहीं ग्रेटर नहीं होगा, स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये -10 है और ये -2 था, तो इनिशियल वेलोसिटी की क्या था, -2 था, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, -10 है। मतलब कि ये जो इसका वेलोसिटी है ये ज़्यादा है, बस क्योंकि डायरेक्शन उल्टा लिया हुआ इसलिए माइनस लगाए हैं, नहीं तो ये वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से ये ज़्यादा वेलोसिटी है। ठीक है, माइनस लगा के थोड़ा कम दिख रहा है, बट जो अगर खाली मैग्नीट्यूड की बात करें तो -10 जो है वो वेलोसिटी ज़्यादा है उसका। अब हम ये देख रहे हैं कि -2 से -10 पहुंचा है, मतलब कि वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हुआ है मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब कि इस पर एक्सलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा, तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ होगा, तो इधर की ओर एक्सलरेशन लग रहा होगा।
ठीक है, इधर की ओर एक्सेलरेशन लग रहा होगा, मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी थर्ड केस में हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, ये क्लियर है आपको? चलिए, तो दो जगह नेगेटिव हो गया, एक जगह पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं लास्ट केस पे। लास्ट केस थोड़ा सा अलग है, समझिएगा इसको। मान लेते हैं कि एक जो गाड़ी है वो यहां पर है, एक सेकेंड, थर्ड केस पे आइए, सॉरी फोर्थ केस पे आइए। ये ठीक है, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग है, इतना मतलब सिंपल ही है बट थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए गाड़ी यहाँ पर है, ठीक है, V0 की स्पीड से मूव कर रही थी। ठीक है, T1 पर ये क्या पहुँचा, ये 0 था ना यहाँ पर, T1 पे ये पहुँचा यहाँ पे। ठीक, ये क्या हो गया, एरो कहाँ से आ गया ये, V0 यहाँ पे 0 और ये इधर की ओर। ठीक है, मान लेते हैं -v कहीं पर होगा। अब इसमें समझिएगा हो क्या रहा है कि गाड़ी इधर की तरफ मूव कर रही है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, V0। अब ये क्या हो जाएगा, T1 टाइम पे ये V0 से निकला, ये स्पीड इसका गिरता हो जा रहा है और इसकी गिरता गिरता 0 हो जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड था, अभी यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो गया और यहाँ पर -2 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो गया। इसको थोड़ा क्लियर कर लो, -2 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो गया। कहने क्या मतलब है कि इनिशियली इसका वेलोसिटी पॉजिटिव था। पॉजिटिव कहने का मतलब इस ग्राफ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये था निगेटिव साइड में, यहाँ पोजीशन अगर देखेंगे तो ये निगेटिव साइड में था, लेकिन मूव किधर कर रहा था, हमारा डायरेक्शन जिधर मूव कर रहे हैं वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव इधर कर रहा है, ये मूव इधर किया, ठीक है, और इसका वेलोसिटी गिरता जा रहा है। तो 5 मीटर के सेकंड से इधर मूव कर रहा था, अचानक कहीं जाकर 0 हो गया। ठीक है, 0 जैसे ही 0 हुआ, ये टाइम कौन सा था, T1 टाइम था, उस टाइम पे वो 0 हो गया। अभी उसके बाद ये उल्टा घूमता है और ये इधर मूव करने लग जाता है, वो रिटर्न होने लग जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं अभी बताता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले ही केस देखिए, इसमें 2 केस हो रहे हैं। पहले तो ये पॉजिटिव साइड में मूव कर रहा है, ठीक है, केस 1 कौन सा है, पॉजिटिव साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, केस 2 कौन सा है, निगेटिव साइड में मूव कर रहा है। पॉजिटिव साइड में मूव कर रहा है केस 1 में, केस 2 में निगेटिव साइड में मूव कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है इस पर, अगर इसका स्पीड गिर रहा है पॉजिटिव साइड में, मतलब कि एक्सेलरेशन इस पर अपोजिट नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा होगा। ठीक, और उसके बाद जब ये इधर नीचे वापस घूम गया और ये वापस से इसी डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था उसी डायरेक्शन मूव करने लग जाता है और इसका स्पीड इंक्रीज होने लग जाता है। तो यहाँ पे भी निगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, और यहाँ पे वेलोसिटी भी निगेटिव हो गया। तो आप ये समझिए कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो स्पीड जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, और अगर ये एक्सेलरेशन अपोजिट में है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तब ये स्पीड गिरेगा। और वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो भी इसका स्पीड गिरेगा। क्योंकि अगर आप वेलोसिटी का पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगा देंगे तो ऑब्वियसली गाड़ी रुकने की तरफ बढ़ता जाएगा, और फिर भी अगर आप एक्सेलरेशन लगा रहे हैं रुकने के बाद भी, तो फिर वो उल्टा मूव करने लग जाएगा। इस आखिरी वाले केस का आप ये ग्राफ है कि इसमें V0 से ये चला, वेलोसिटी इसका 0 होता है और फिर उसका निगेटिव साइड में इंक्रीज होने लग जाता है। मतलब कि वेलोसिटी गिरा और फिर इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने लग गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये -5 था ना, सॉरी ये +5 था यहाँ पे, और ये -2 पर है, तो ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, गिरता ही जा रहा है। पहले 0 हुआ और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गया गाड़ी। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि एक आप बॉल फेंकते हैं ऊपर की ओर, ठीक है, आप एक बॉल फेंकते हैं ऊपर की ओर,
क्या होता है उस केस में, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा होता है, तो वो बॉल जब तक उसके पास स्पीड होता है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, ऊपर जाता चला जाता है। एक समय आता है चूंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो स्पीड को जीरो होना पड़ेगा कहीं ना ऊपर जा करके, वो बॉल ऊपर जाकर रुकती है और फिर जीरो वेलोसिटी से वापस से नीचे की ओर आती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया और बॉल का स्पीड इंक्रीज होने लग जाता है। तो जैसे ही हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो बॉल का स्पीड पहले डिक्रीज होकर जीरो पहुंचता है और जीरो से फिर वापस से इंक्रीज होने लग जाता है। क्यों इंक्रीज होने लग जाता है और क्यों डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होने का भी वही कारण है, इंक्रीज होने का भी वही कारण है। डिक्रीज इसीलिए होता है क्योंकि एक्सेलरेशन वो अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए बॉल ऊपर जाकर जीरो स्पीड पर पहुंचा, ठीक है। और फिर वहाँ से जब नीचे आने लग गया तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में था जिधर की ओर बॉल मूव कर रहा था, तो उसका स्पीड इंक्रीज होने लग गया। इसलिए जब बॉल हाथ में जब कैच लेते हैं आप, तो थोड़ा आपको चोट लगता है यहाँ पे, क्योंकि उसमें वेलोसिटी होता है, उसमें स्पीड होता है। ठीक ठीक चलिए, ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। मैं सोचता हूँ कम से कम मैं कितना पढ़ा दूँ, लेकिन एक्सप्लेन करने में ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ छूट ना जाए, समझ में आना चाहिए ना आपको। अब इसमें एक पॉइंट है यहाँ पर, ये अब चारों ग्राफ हमने समझ लिया। अब इसके अंदर का जो एरिया है ना, वो हमको एरिया क्या देगा, इसके अंदर का जो एरिया है, आप एरिया निकाल सकते हैं ना। ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया, इसका जो एरिया आप निकालेंगे, ये ट्रायंगल है ना, ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया, ये नीचे वाला रेक्टेंगल हो गया। इसका जो एरिया हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। इस केस में भी वही होता है, डिस्प्लेसमेंट इस केस में निगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसमें भी देगा, इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इसमें निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे बॉल गया, ऊपर से नीचे आया, तो इनिशियली इसका जो था, ये जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था, अब ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। ये इसका ये है, तो ये यहाँ पर बोलना चाह रहा है। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो मूव कर रहा है उस पर ही अप्लाई होता है। We can however see that it is true for the simple case of an object moving with constant velocity u, ठीक है। Its velocity time graph is as shown in figure 2.4। ठीक है मित्रों, तब इसे कांस्टेंट वेलोसिटी वाले में बोला गया। आप ये पढ़ लीजिए, आप मतलब बहुत कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है ना। इसका एक लास्ट पार्ट है और उसके बाद काइनेटिक्स वाला 2.4 है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक सेकेंड, बहुत गर्मी है। इसमें क्या था मित्रों, इसमें ये था कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमको ये दे देता है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, कैलकुलस लगेगा, बट हम एक सिंपल केस लेकर देख सकते हैं कि ये ट्रू होता है। सिंपल केस कहाँ पे लेकर देख रहा है, ये अगले फोटो में, ठीक है। आप वो एक बार रीडिंग डालिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, एरिया अंडर जो कर्व है वो हमको वो दे देगा। और बाकी अगर आपके कैलकुलस लगा के देखना चाहें, कैलकुलस में क्या ही होगा कि मतलब ये ट्रायंगल है और ये क्या है अपना रेक्टेंगल है। आप ये वैल्यू मान लीजिए v और v का, ठीक है। इसका 10 मान लीजिए, इसका भी 10 मान लीजिए, सेकंड्स में 10 है, 10 वेलोसिटी है, ये 5 वेलोसिटी का था, ठीक है। तो अभी आप इसका निकाल लीजिए, इसका कितना रेक्टेंगल का एरिया हो गया 5 × 10 50, और ट्रायंगल का कितना हो गया, ये 5 है, ये वाला 5 होगा ना। हाइट कितना ट्रायंगल का, ये 5 होगा बाई 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये इसको हाफ कर 10 का आधा कितना 5, 5 × 5 5, ये 75 आ जाएगा, ठीक है। और आप दूसरे तरीके से भी निकाल के देखेंगे तो आपको 75 ही आपको ये मिल जाएगा। तो एरिया क्या मिल जाता है हमको, एरिया अंडर द कर्व मिल जाता है हमको, डिस्प्लेसमेंट, राइट, ठीक है। और वो आपको अगर थोड़ा ये लग रहा हो, क्लमजी लग रहा हो ये करने में, तो आप इस वाले ग्राफ से करके देख सकते हैं, ठीक। ये पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ दी हुई है। लास्ट एक पॉइंट है जो हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग रैप अप करते हैं, ठीक है। नोट दैट xt पोजिशन टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व एंड acceleration time curve shown in several figures in chapter have sharp kinks at some points implying that the function are not differentiable। आपको ये पता होगा, अगर मैथ्स अगर पढ़ा हुआ आपने, तो अगर कोई कर्व ऐसा है तो इस पॉइंट पर आप उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वो बोल रहा है कि
यहाँ पर अगर ऐसा कर्व आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, और इस कारण से हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन रियलिस्टिकली देख लें, प्रैक्टिकली अगर देखें तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होता है हर पॉइंट पर। कहने का ये मतलब है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैन नॉट चेंज वेरी एब्रप्टली एट एन इंस्टेंट, चेंजेस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये ऐसा कर्व हमको रियल लाइफ में देखने के लिए नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है आप ये ले लें, बट एक्चुअली हमको ये कर्व ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जब ऐसा कर्व देखने के लिए मिलता है तो ये इसका हर पॉइंट डिफरेंशिएबल होता है। कि और ये 3 जो कर्व दिया हुआ है, XT, VT और AT कर्व जो दिया हुआ है, इसमें हर पॉइंट आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब कर्व गलत है, क्योंकि रियली ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाइपोथेटिकली आप कुछ भी मान सकते हैं, हाइपोथेटिकली तो आप कार को हवा में भी उड़ा सकते हैं, है ना, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। ठीक है मित्रों, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और हम जल्दी से नेक्स्ट अपना ये काइनेमेटिक इक्वेशन 2.4 वाला जो पार्ट है वो लेके आते हैं। ठीक है, चलिए टाटा।